नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में थोड़ा इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। आपको बता दें कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। यदि आपका प्रश्न आ जाए कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आपका जो आंसर होना चाहिए वो बहुरूपीय होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में इंडो यूरोपियन बोला जाता है। अब इंडो यूरोपियन क्या होता है, तो आपको बता दें कि भारतीय भाषा परिवार दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसे हिंद यूरोपियन भाषा परिवार भी कहा जाता है। इस परिवार में हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, रूसी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच जैसी भाषाएं आती हैं। आपको बता दें, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो आप याद कर लीजिए, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक एवं चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। याद कर लीजिए, बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, जिसका प्रतिशत 73% है। द्रविड़ भाषा का 25%, ऑस्ट्रिक का 1.3%, चीनी तिब्बती का 0.7% है। याद कर लीजिए। नेक्स्ट है भाषा परिवार के आधार पर। भाषा परिवार जिस प्रकार मनुष्यों का परिवार होता है। कोई पूछे कि भाषा परिवार क्या होता है, तो जिस प्रकार मनुष्यों का परिवार होता है, उसी प्रकार ऐसी भाषाओं का भी समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, है ना, भाषा परिवार कहलाता है। एक ही मूल भाषा से जन्म लेने के कारण इनमें कई समानताएं होती हैं। रिपीट करता हूं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाषा परिवार क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि जिस प्रकार हमारा परिवार होता है या मनुष्यों का परिवार होता है, उसी प्रकार ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी मूल भाषा से हुआ है। जैसे हिंदी का संस्कृत से हुआ, इंग्लिश का संस्कृत से हुआ, तो मूल भाषा संस्कृत होगी। जिनका जन्म मूल भाषा से हुआ है वो भाषा परिवार कहलाती हैं। जैसे संस्कृत है आपकी, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब एक भाषा परिवार के हैं। एक ही मूल भाषा से जन्म लेने के कारण इनमें कई समानताएं होती हैं। जैसे भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी और आग्रे आदि। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत बर्मी भाषा परिवार, आग्रे भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपका हिंदी भारोपीय, जिसको भारत यूरोपियन के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखाओं की एक भाषा है। याद कर लीजिए, हिंदी जो है वो भारोपीय या भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा की एक भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में व्यक्त किया गया है। याद कर लो, भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका प्रयोग काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व है। वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत उदाहरण है इसके। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, 500 से 1000 है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसके अंदर आती है। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 से अब तक है, जिसके अंदर हिंदी, हिंदीतर भाषाएं, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि आते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, प्राभाव बोलते हैं, इसके अंदर सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, जिसके छादस्य या से पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। यानी कि जो वैदिक संस्कृत है वो पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में इसका प्रयोग काल है। उसके बाद लौकिक संस्कृत आता है, जिसके संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम दिया गया है इसका 1000 से 500। दूसरी बात करें, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहले आती है प्रथम प्राकृत काल, जो पाली भाषा के अंदर आता है। और आपको बता दें कि इसमें 500 से 1 ली ईस्वी तक है। भारत की प्रथम देश भाषा है। भारत भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में है, तो भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जो है वो पाली भाषा में है। दूसरा, भगवान बुद्ध किस काल में किस आर्य भाषा के अंदर आते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर आते हैं। आपको बता दें, द्वितीय प्राकृत काल, जो प्राकृत है, 1 ली से 500 ईस्वी पूर्व तक है।
भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में, प्राकृत बोल लीजिए, इसे प्राकृत लिखा है, प्राकृत भाषा में ही है, याद कर लीजिए। भगवान महावीर के सारे उपदेश किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। तीसरा तृतीय प्राकृत काल, जिसे अभ्रंश अब्वट बोलते हैं, 500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और अभ्रंश अब्वट को 900 से 1000। संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है ये। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो सबसे पहले प्राचीन हिंदी जो 1100 से 14 ईस्वी पूर्व है, मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 है, आधुनिक हिंदी जो 1850 से लेकर अभी तक चली आ रही है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, याद कर लीजिए, मैंने अभी भी बताया था हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवध से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे किया जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। एक बार रिपीट करते हैं उस पैराग्राफ को कि हिंदी 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 की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवध से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। आपको बता दूं कि हिंदी का विकास क्रम क्या है? हिंदी का विकास क्रम है, सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत से पाली बनती है, पाली से प्राकृत बनती है, प्राकृत से अपभ्रंश बनती है, अपभ्रंश से अवध बनती है, और अवध से प्राचीन प्रारंभिक हिंदी बनती है। नेक्स्ट है अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी ईस्वी स्वयंभू कवि से हुआ और 13वीं सदी तक जारी रहा। आपको बता दें अपभ्रंश में कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है, तो अपभ्रंश के अंदर जो प्रत्यय है वो घय प्रत्यय है, और अपभ्रंश के अंदर जो उपसर्ग है वो अप उपसर्ग है। याद कर लीजिए, अपभ्रंश के अंदर उपसर्ग जो है वो अप है, और उसके अंदर जो प्रत्यय है वो घय प्रत्यय है। शब्द का प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का यूं तो शाब्दिक अर्थ पतन होता है, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अविशिष्ट है, प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। नेक्स्ट है प्रमुख रचनाकार की बात कर रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं। अपभ्रंश भाषा के महाकवि कौन है? स्वयंभू हैं, और जैन परंपरा के पहले कवि हैं, जैन परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का व्यास भी कहा जाता है, यानी कि जब जहाँ भी अपभ्रंश भाषा की बात करें वहां स्वयंभू को आपको जोड़ना है। क्वेश्चन आता है अपभ्रंश भाषा का व्यास किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। तो स्वयंभू को किस भाषा का व्यास भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन आ सकता है स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा अपभ्रंश भाषा का व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। दूसरा, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्वयंभू का जन्म जो हुआ 783 ईस्वी में हुआ था। स्वयंभू ने राम की कथा राम काव्य को लेकर पौम चरियु पद्मचरित और महाभारत की रचना की है। स्वयंभू की रचनाएं में पौम पौम चरियु रिट्ठी रिठ्ठेणमी चरियु और स्वयंभू छंद हैं। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य पौम चरित है। यह प्रबंध काव्य रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। यानी कि पौम चरित किस पर आधारित है? पौम चरियु प्रबंध महाकाव्य रामकथा पर आधारित है, आधारित महाकाव्य है। इसे पद्म चरित भी कहा जाता है, इसे पद्म चरित भी कहा जाता है। किसको? पौम चरियु को। इसे अपभ्रंश भाषा में रचित पहला महाकाव्य माना जाता है। किसे अपभ्रंश भाषा में रचित पहला महाकाव्य माना जाता है? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पौम चरियु। रिपीट करता हूँ, अपभ्रंश भाषा में रचित पहला महाकाव्य किसको माना जाता है? तो पहला महाकाव्य माना जाता है आपका पौम चरियु को माना जाता है। दूसरा, पौम चरित को पद्मचरित भी कहा जाता है, पौम चरित को पद्मचरित भी कहा जाता है। पौम चरित महाकाव्य की जानकारी पढ़ते हैं। पौम चरित महाकाव्य की जानकारी में इसमें 5 कांड हैं। गुरु वंदना से कथा की शुरुआत की जाती है। पौम चरित जो राम कथा पर आधारित है इसमें 5 कांड होते हैं। गुरु वंदना से कथा की शुरुआत की जाती है। इसके सभी पात्र जिन भक्त होते हैं, कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त किया करते हैं। मुनिंद्र उपदेश देते हुए कहते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस पौम चरित में जो राम कथा के बारे में कहा गया है इसे मुनिंद्र उपदेश कहते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है।
अपभ्रंश की कुछ और जानकारियां हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम काव्यकार कौन है? स्वयंभू हैं। स्वयंभू ने महाभारत की भी रचना की थी। स्वयंभू ने छंद शास्त्र का ग्रंथ स्वयं स्वयंभू छंद भी लिखा था। स्वयंभू छंद छंद शास्त्र का ग्रंथ किसने लिखा था? स्वयंभू ने लिखा था। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की शुरुआत 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू ने की थी। याद कर लो, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की शुरुआत 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू ने की थी। जोइंदू ने योगसार नामक रचना की थी। जोइंदू ने योगसार नामक रचना की थी। अगला है, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ? तो अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय की जो आर्य भाषाएं का विकास किस तरह हुआ, थोड़ा समझाया गया है। सबसे पहले सोर सैनी की बात करें। सोर्स यानी अपभ्रंश का भेद है। इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती तीन तरह की हिंदी आ गई। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश का भेद है, उसमें पूर्वी हिंदी आई है। दूसरा मागधी अपभ्रंश का भेद है, उसके अंदर बिहारी, उड़िया, बांगल और असमिया असमिया आई है। खस जो है वो भी अपभ्रंश का एक भेद है, इसमें पहाड़ी सोर्स यानी से प्रभावित होकर आई है। अब ब्राचंड, ये भी एक अपभ्रंश का भेद है, इसमें पंजाबी सोर्स सैनी से प्रभावित होकर सिंधी भाषा है। दूसरा महाराष्ट्री, ये भी एक अपभ्रंश का भेद है और इसके अंदर मराठी आई हुई भाषा। इस तरह से इसको आप अपभ्रंश के बारे में पूरी डिटेल जो सामान्य जानकारी है इनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझिए। इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।